हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। जो आज हम चैप्टर करेंगे 23, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैलेंजेस टू द इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और काफ़ी ज़रूरी भी रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। किसी चीज़ को बनाए रखना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होता है और किसी चीज़ को ख़त्म करना बहुत ही आसान होता है। कोई चीज़ को बनाने में बहुत समय लग जाता है, तो कोई चीज़ को बर्बाद करने में चंद सेकंड लगती हैं। और ये बात वो लोग नहीं जानते हैं जो देश के दुश्मन हैं, और वो देश को सदैव बर्बाद करने में ही लगे रहते हैं। और उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि वो अपना मतलब सिर्फ सिद्ध करना चाहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आया है, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ अनेक हैं। भारत में देखा जाए तो ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है जो एक चुनौती के रूप में जो है लोकतंत्र को दे रहा है। और लोकतंत्र बनाए रखना बहुत दुष्कर्म कार्य है, क्योंकि आज सच कहने वाले भी और झूठ कहने वाले भी दोनों साथ मिल गए हैं। तो भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है लोकतंत्र की कैसे बनाएं और लोकतंत्र को कैसे कायम रखें। आपने न्यूज़ों में, अखबारों में ये बात सदैव देखते ही सुनते रहते हो कि हम अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, कर रहे हैं और सदैव करते रहेंगे। लेकिन ये लोग ही लोकतंत्र को जो है बिगाड़ रहे होते हैं। और इस सारे टॉपिक में हम इन्हीं बातों पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जहाँ तक ये लोकतंत्र को बर्बाद करने में बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, और कुछ गलतियाँ आम व्यक्तियों के भी होता है। और वो आम व्यक्तियों को कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो भारतीय लोकतंत्र की चुनौती दे रहा है, तो इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। कहते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से ही भारत एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में कार्य कर रहा है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सराहना भी की जाती है कि भारत सबसे महत्वपूर्ण है, और इसको सभी देशों ने माना भी है कि भारत लोकतंत्र देश है। और इसमें चुनौतियां, स्थिति और सफलतापूर्वक सामना भी किया है। कई क्षेत्रों में हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पंचायतों से लेकर राष्ट्रपति पद तक सब राजनीतिक पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वाधिक चुनाव होते रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक, यानी छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो ऐसी बहुत सी खामियां इन चुनावों में हुई जो लोकतंत्र को जो है खंडित किया है। एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन से दूसरे राजनीतिक दल में राजनीतिक शक्तियों का निर्वाधन, हस्तांतरण राष्ट्रीय एवं राज्य सतह पर अनेक बार हुआ है। कहते हैं, भारत में तो गठबंधन की एक होड़ सी पड़ गई है। आज इलेक्शन होता नहीं कि पहले गठबंधन कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो है मेन मकसद होता है अपना सत्ता बनाए रखना। और सत्ता बनाए रखने के लिए वो हर एक कोशिश करते रहते हैं, जो देश कल्याण में भी ना हो वो भी कार्य करते रहते हैं। आप हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश में अनेक उदाहरण पाएंगे जहां शक्ति का हस्तांतरण सैनिक विद्रोह के माध्यम से हुआ है।
इन देशों में सारी शक्ति जो है समय समय पर सारे सैनिकों के पास चली जाती है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय भी रहता है। विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका अच्छी तरह से कार्यशील हैं। हमारे देश लोकतांत्रिक है और यहाँ पर विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका अच्छी तरह से कार्यशील है। संसद एवं राज्य विधानमंडल प्रश्नकाल आदि जैसे साधनों के कार्यपालिका पर जो है भावपूर्ण नियंत्रण रखती है और कुछ महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अधिनियम जैसे सूचना अधिकार अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार 2009 एवं अन्य कल्याणकारी तरीकों ने जनता का जो है सशक्तिकरण किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे प्रोग्राम बनाया गया वो जनता के लिए, भलाई के लिए बनाया गया, लेकिन आज इसमें बहुत सी त्रुटियां आ गई है और उन त्रुटियों को दूर करना सरकार का प्राथमिकता दायित्व होना चाहिए। कहते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार का मतलब होता है हर एक व्यक्ति को अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार। और शिक्षित व्यक्ति किसे कहते हैं? जो कोई भी चीज़ को पढ़ सके, समझ सके, लिख सके, उसे शिक्षित व्यक्ति कहते हैं। लेकिन आज के समय में शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजी बातों में है, लेकिन देखा जाए तो स्कूलों में अनुसरण नहीं कराई जा रही है। बच्चों को आए चाहे ना आए, अगले क्लास में स्कूल प्रमोट करना इनका दायित्व बन गई है। कभी ये लोग ने नहीं देखा कि बच्चों की हालत कैसे है। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहाँ पर किसी बच्चों को उठा के कहिए किताब रीड करने के लिए, चाहे कुछ भी आप लिखवाइए, आपको जो है हकीकत सामने आ जाएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरकार तो सोचती सारे जिम्मेवारी जो है शिक्षक और शिक्षण अधिकारियों पर छोड़ दिया है, तो वो लोग भी जो है इसी तरह के जो है काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर यहाँ पर ऊँचे नहीं है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बात आपको अच्छे लगे चाहे बुरा, लेकिन ये सत्य है और सत्य से हम कभी मुंह नहीं जो है मोड़ सकते। ये आप भी जानती हो। बच्चे बड़े बड़े क्लास में चले जाते हैं, लेकिन वो अपना व्यू, अपना जो है रिप्रेजेंटेशन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जो गलत है। लेकिन देखा जाए तो 2009 शिक्षा अधिकार के अंतर्गत ये बात बताई गई थी कि सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और शिक्षित व्यक्ति उनको कहते हैं जो पढ़ लिख सके और समझ सके। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पूरी जो है स्वतंत्रता है और जनमत तैयार एवं प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के समय में। पुराने समय में प्रिंट मीडिया आपको पता ही है, अंग्रेज को जो है कहते हैं पानी पिला दिया। और आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि कोई भी घटना घटती है चंद सेकेंडों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के रिगार्डिंग हर एक क्षेत्र में जो है वायरल हो जाती है। इसलिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है पूरी तरह से जो है स्वतंत्र रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने न्यूज़ में और कई जगह नेताओं की बात सुना होगा कि इतने मीडिया जो है उसके लिए काम कर रहा है, वो मीडिया उसके लिए काम कर रहा है, वो मीडिया उसके लिए काम कर रहा है। तो आखिर सच्चाई क्या है, यह आप भली भांति समझते हो। तो क्योंकि इसमें जो है मीडिया काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उठाता है, तो जीवन के लगभग सभी पक्षों में लाभकारी परिवर्तन हुए अवश्य हैं और जो है राष्ट्र सामाजिक आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। देखिए, ये अग्रसर शब्द जो है ना बड़ा ही दुखदायक होता है कि सामाजिक आर्थिक विकास मार्ग पर अग्रसर है। पता नहीं ये अग्रसर कब विकसित में कन्वर्ट होगा, यानी हो रहा है कि हो चुका है, इस बात पे अभी जो है पता नहीं है क्या सच है। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें भाषा, संस्कृति एवं धर्म की अनेक विविधताएं हैं। स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से अल्पविकसित देश था और हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय विषमताएं एवं व्यापक गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, लगभग सभी जन कल्याण साधनों की कमी है। अब देखिए, जो मैं जन कल्याण की बात कर रहा था, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अभी भी भारत में गरीबी बरकरार है, निरक्षरता बरकरार है, बेरोजगारी बेकार है, सब बरकरार ही है। यानी देखा जाए तो सरकार की तरफ से जीरो एक्टिवेशन हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज देखिए बहुत से बच्चे जो है बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। आज भी आपको गरीब लोग दिख जाएंगे और आज भी अनपढ़ता आपको नज़र आ जाएगी। आज बच्चे 10वीं, 11वीं, 12वीं हर क्लास कर लेते हैं, लेकिन उनके पास वो क्षमता नहीं होती जो बच्चों में होना चाहिए क्लास के अंतर्गत। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भारत जो बहुत प्रगति की है, यद्यपि देश समाज के विभिन्न वर्गों की अपेक्षा की पूर्ति के मामलों में अनेक चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है। भारत देखा जाए तो अपेक्षाओं शब्द जो है बहुत ही खतरनाक है। अब देखिए, अपेक्षाएं, हम बहुत कुछ अपेक्षाएं रखते हैं,
ठीक है, लेकिन इनकी चुनौतियाँ बहुत होती है। ये चुनौतियाँ वर्तमान में देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के साथ साथ लोकतंत्र के निर्बाध कार्यशीलता हेतु आवश्यक स्थिति की कमी के कारण उत्पन्न हुई है। और इसके नीचे चर्चा भी हम करेंगे, हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे। अब बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। आगे हमारे समक्ष आया है निरक्षरता यानी लिटरेसी रेट, यानी देखिए कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसके बारे में हमें बुनियादी तौर पर जानने को मौका मिलेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से भारत में लोकतंत्र के सफल कार्यशीलता हेतु व्यक्तियों में लोगों को फैली निरक्षरता गंभीर चिंता की बात थी, क्योंकि लोग निरक्ष थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, जो जैसा कहता था वो ऐसा ही कार्य करते थे, और यह सभी एक मुख्य चुनौती बनी हुई थी। तो क्या आप आज जो है बड़े बड़े नेता लोग आपको बड़गलाते हैं, वो तरह तरह की बातें देते हैं, तरह तरह के लालच देते हैं, और आप उनकी बातों का अनुसरण कर जाते हो बिना सोचे बिना समझे। तो क्या आज आप पढ़े लिखे व्यक्ति निरक्षर नहीं हो? ये प्रश्न है, क्योंकि पढ़ा लिखा का मतलब होता है कोई अगर बात बोल रहा है तो उसकी बातों को सोचना, समझना, विचार करना और एनालाइज करना कि भाई क्या इसका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो यही बात मैं कह रहा हूँ, अगर कोई नेता कुछ किसी चीज़ को फ्री कर देता है, ठीक है, या आपको कोई पेंशन दे रहा है, तो क्या वो अपने जेब से दे रहा होता है? ऐसा नहीं है ना। तो फिर ये कहाँ से आता है? क्या ये आता है तो क्या वो फ्री में सच में होता है? दोस्तों, कोई चीज़ फ्री में नहीं होता है। जो चीज़ फ्री की जाती है उसका जो है कीमत आपको दूसरे चीज़ों से निकाल ली जाती है। तो ये तो गलत है ना, गलत है, और ये गलत सदैव रहेगा। तो सोचिए, क्या ये आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं? देखा जाए तो दुनिया में कोई किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देता। आप एक कपड़ा भी खरीदने जाओगे ना, अगर इसमें लिखा होता है कि इसके साथ ये फ्री है, तो इसका मतलब फ्री नहीं है, सारे का जो है रेट आपको उस पर जोड़ दिया गया है। आपने कभी डिस्काउंट भी सुने होंगे, ठीक है, आपको 50% का डिस्काउंट होता है। तो मान लीजिए कपड़ा का जो वास्तविक कीमत था 500 रुपया था, और आपको वो दे रहा है 1000 रुपया में, लेकिन वहाँ पर लिख दिया 50% डिस्काउंट। तो देखिए उसका कोई नुकसान हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसने क्या कीमत चढ़ाई, क्या आपको उसका कीमत पता था? नहीं ना। तो आप भी बेवकूफ़ बन गए इस चक्कर में। इसलिए जो डिस्काउंट की बात करते हैं ना, कहना भाई डिस्काउंट मुझे नहीं चाहिए, जो इसका वास्तविक रेट है ना उससे मुझे पता है कि भाई तुम्हें भी कमाना है, तो 50-100 एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन इतना भी लोगों को बरगलाओ ना, ये डिस्काउंट का झांसा दे के। तो फ्री दे के कैसे आप समझा सकते हो लोगों को? 5 साल तक आज भारत में राज्य करने का सबसे महत्वपूर्ण नीति बन गई है फ्री कर दो, और ये सारे पार्टी कर रही है। तो क्या लगता है कि भारत में ऐसा होगा? और मान लीजिए हर क्षेत्र में हर चीज़ फ्री हो गया, तो लोग कद्र किस चीज़ को करेंगे? मान लीजिए अगर आप बिजली फ्री कर रहे हो तो लोग बिजली का कीमत भूल जाएंगे और लाइटों को, बल्बों को जला के छोड़ देंगे। तो कीमत तो आपने नुकसान दे दिया ना। अब देखिए पानी का कीमत आप लोगों ने फ्री कर दिया। अब देखिए गंगा, जमुना, सरस्वती, सारे के सारे जितने भी नदियां हैं सब प्रदूषित है और पीने लायक है नहीं। अगर इनको, इन चीज़ों को अगर हम संरक्षण करते और ये हमें कॉस्टली मिलते, तो किसी का हिम्मत नहीं था कि इसको गंदगी फैला दे। और ये मैं जानता हूँ कि इसमें सरकार का कोई दोष नहीं होता, होता है आम व्यक्तियों के, आम इंसानों को, जो उनके लालचों में, उनकी बातों में आ जाते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? निरक्षरता के कारण। क्योंकि व्यक्ति, आप देखिए कोई भी IPS IAS जो भी बड़े बड़े मंत्री बनते, जो भी पढ़े लिखे अच्छे खासे बनते हैं, वो सारी बातें पढ़ के आगे निकलते हैं, लेकिन बाद में जब वो कोई पोस्ट ग्रहण कर लेते हैं तो सारी बातों को भूल जाते हैं। और उनको पता होता है कि रहना हमने इसी क्षेत्र में है, रहना इन्हीं लोगों के साथ है, अगर इनसे हम बैर करेंगे तो हमारी जो है कुछ भी नहीं बनेगी। तो इसलिए वो लोग भी बैर करना उनसे छोड़ देता है। नहीं तो क्या आपको लगता है जो व्यक्ति इन सारे किताबों को, सारी बातों का अध्ययन करके आगे बढ़ रहे हों, क्या वो चुप बैठ सकते हैं जब उनको पद मिलता है? तो संभव ही नहीं है। मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि व्यक्ति कोई छोड़ सकता है, और कुछ अच्छा करना चाहता भी है तो उसके आड़े जो है बुरे लोग आ जाते हैं। तो ये सारे कहते हैं शिक्षा का स्तर गिरने के कारण हुआ है। आज लोग पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन फिर वही बात पे आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था। आज मैंने कहा ना कि बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं है जो होना चाहिए।
शिक्षा का स्तर जो होना चाहिए वो नहीं है। आज देखिएगा कि सीबीएसई ने जो है सिलेबस को इतना घटा दिया है। अब बच्चे की किताब जो पहले थोड़ा मोटी थी अब बिल्कुल पतली पतली हो गई है। तो क्या इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या बच्चे की जो नॉलेज है वो घट गया है? क्या बच्चे का दिमाग सॉफ्ट हो गया है? तो सोचिए एवं विचार कीजिए। आगे यही बात के ऊपर जो है विस्तार पर बताने की कोशिश किया गया है कि देखा जाए तो यहाँ पर लोकतंत्र सफल कार्यशील एवं देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए दोनों ही नागरिकों का शिक्षा स्तर महत्वपूर्ण है। शायद इससे भी अधिक यह कि मानवीय गरिमा हेतु एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि शिक्षा रहेगी तभी लोग समझदार होंगे और तभी जो है उनका जीवन भी सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन भारत स्वतंत्रता प्राप्त के समय औपचारिक साक्षरता दर स्तर निराशाजनक था और 1951 में साक्षरता दर पुरुषों में 18.33% था और महिलाओं में 8.9% थी। अब मैं ये बात यहाँ उठा रहा हूँ कि उस समय राजनीतिक नेताओं ने इन असाक्षर व्यक्तियों को देश की जागरूकता के बारे में बताया तो उन्होंने जो है क्रांति की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिर्फ एक व्यक्ति से क्रांति नहीं हुई होगी। उस समय हर एक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनको उस समय क्रांति का मतलब समझ था और आज़ादी का मतलब भी समझ था। और आज देखिए, आज 97-98% शिक्षा का स्तर है, फिर भी अपने ही देश को फूंक रहे हैं लोग। सांप्रदायिक दंगा फसाद तरह तरह की कारनामे हो रहे हैं। तो सोचिए उस समय के व्यक्ति साक्षर थे कि आज के व्यक्ति साक्षर हैं। साक्षर का मतलब होता है कि अपने चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना। कहते हैं गांधी जी अगर यही बात समझते सोचते तो वो भी हिंसा का सहारा लेते, लेकिन उनको पता था कि हिंसा से कुछ भी नहीं होता है। कोई बात अगर प्यार से ही बन जाती है तो कोई क्यों हिंसा का सहारा लेना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। महिलाओं के शिक्षा स्तर देखा जाए तो 8.9% थी, जो कि बहुत चिंता का विषय था। इसलिए आशंका थी कि नागरिक अपनी भूमिका को प्रभावी रूप से अदा नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही है ना कि लोगों को बात अलग अलग हो सकता था, जो अपनी भूमिका थी वो नहीं निभाते, और आज पढ़े लिखे लोग भी जो है अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। आपने देखा ही होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे अनपढ़ जैसे हैं। बड़े बड़े लोग सब जो होते हैं मिडिल क्लास के लोग होते हैं, कूड़ा करकट को इससे ही लेते हैं उधर फेंक देते हैं, कोई उधर फेंक रहे होते हैं, कोई वहाँ पर थूक रहे होते हैं, कोई वहाँ पर शौचालय कर रहे होते हैं। अब देखिए ये पढ़े लिखे लोग हैं। आप ही सोचिए कि कूड़ा यहाँ वहाँ फेंकना, कहीं भी बाथरूम करना, कहीं भी थूकना, क्या ये पढ़े लिखे का निशानी हो सकता है? सोचिए एवं विचार कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि ये पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं। कहते हैं आगे देखा जाए तो मताधिकार जो अर्थपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएंगे जो जन शक्ति की अभिव्यक्त होगा। अब देखिए उस समय के जिन्होंने संविधान बनाया उनको बहुत बड़ी चिंता थी कि अगर ये व्यक्ति सब अनपढ़ रहेंगे तो अर्थपूर्ण ढंग से प्रयोग अपनी जो है मताधिकार का नहीं करेंगे। लेकिन आज भी तो वही हो रहा है, जैसे अनपढ़ता की तरह। कोई आपको लालच देता है, आप उसी के बहकावों में आ जाती हो, वो तो जीत जाता है, लेकिन जो वो कहता है वो कुछ भी नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है ना, बड़ी वो सोचने वाली बात है कि भाई हम तो लालच देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, चाहे जनता जाए कहीं भी, जनता तो रोती रहेगी। अगले इलेक्शन में फिर हम उनको लालच देंगे और फिर उनको फंसाएंगे। तो आप लोग समझदार बनिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है सच्चा एक व्यक्ति बनना, देश का एक नागरिक बनना। जो कहते हैं आप किसी भी मंत्री से पूछना कि आप जो फ्री कर रहे हो क्या ये फ्री में था, क्या इसमें कोई मजदूर लगा हुआ नहीं है, कर्मचारी नहीं है, क्या जो चीज़ फ्री में उन्होंने हमारे समय समक्ष बांट रहे हैं क्या वो कर्मचारी उसमें लगे हुए नहीं होते, क्या उनके बाल बच्चे नहीं होते, क्या वो फ्री में आपको काम करके देती हैं? तो वो जवाब देंगे हम सरकारी पैसे से देते हैं। तो आप पूछिएगा सरकारी पैसा आता कहाँ से है? क्या आप कमाने जाते हो, क्या आप पत्थर तोड़ते हो? तो वो जवाब देंगे आपके टैक्स लगा के लेती हैं। तो टैक्स लगता है तो किससे मिलता है? हम जनता से ना। तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हो, थोड़ा सा कम कर दो। कुछ खामियां हैं, कुछ मीटर ख़राब है, कुछ ये सब चीज़ें हैं, उनको ठीक करवाइए जिससे उनको एक्स्ट्रा जो है भुगतान करना ना पड़े। तो ये देश हित में हुआ बात। और ये फ्री कर देना, लालच देना, ठीक है, लोगों को पेंशन देना, रोज़गारी भत्ता देना, रोज़गार की जगह रोज़गारी भत्ता देती। बताओ, रोज़गार दोगे तो व्यक्ति कुछ काम भी करेगा, देश के लिए कुछ करेगा भी। और रोज़गारी भत्ता देके क्या करोगे? लेबर कार्ड बनवा के क्या करना चाहती हो? कहते हैं दवाई में भी सरकार जो है बहुत से फ्री दे रही है।
आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग जो है इलाज फ्री है। अरे भाई, इलाज के पहले तो रेट कम कर लीजिए। व्यक्ति खुद ही सक्षम है हर कार्य करने के लिए, कि कोई सरकार के भरोसे कोई बच्चे को जन्म नहीं देती है, अपने बलबूते पे देती है। अगर आप कुछ किसी भी मार्केट में चले जाइए, कोई भी, अगर आप केमिस्ट से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि दवाई के रेट इतना कम होता है ना कि कोई भी आम व्यक्ति ले सकता है, लेकिन जैसे केमिस्ट तक दुकान तक पहुंचता है उसका रेट सर चढ़ के बोलता है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है इन चीज़ों पे? जो रेट इतना होता है, जो 2 रुपये का चीज़ मिलता है वो 200 का मिलता है, आखिर क्यों? ऐसा किस लिए? सोचने वाली बात है। डॉक्टर को रखा जाता है सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम अपने क्लिनिक में मिलते हैं। ऐसा क्यों? एक्शन क्यों नहीं होता है? तो कैसे कहोगे आप कि भारत में शिक्षा के स्तर पे आगे बढ़ चुका है? मुझे तो लगता है अभी भी हम 50 साल पीछे ही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्षों में लोगों ने इस आशंका को गलत सिद्ध किया है। इतनी बड़ी संख्या में निरक्षर होने के बावजूद उन्होंने अपनी मताधिकार का प्रयोग प्रवक्ता को प्रदर्शित किया है, जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता के बाद एक नहीं अनेक बार सत्ता का शांतिपूर्ण हस्ताक्षर हुआ है। तो देखिए, पहले समय में कितना महत्वपूर्ण था कि शांतिपूर्ण एक्शन होता था। लेकिन 1970 के दशक में आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में काफ़ी लोकप्रिय थी। यह आपको भी पता है, काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। परंतु 1977 के आम चुनाव में भारत के लोगों ने उनके आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग के कारण नकार दिया था। देखिए, पहले के लोग कितने समझदार थे कि उनको जब श्रीमती इंदिरा गांधी जब अच्छे कार्य कर रही थी तो वो लोकप्रिय थे 1970 के दौरान। लेकिन जब उन्होंने जो है इमरजेंसी लगाई, आपातकालीन लगाई, तो लोगों ने भी समझा कि ये गलत था और गलत लोगों का साथ देना सही नहीं है। तो लोगों ने जो है बिल्कुल ही नकार दिया उनको और उनको हरा दिया। यानी उस समय के लोग समझदार थे कि आज के समय के लोग समझदार हैं। उस समय के लोग जानते थे कि आपातकालीन लगाने का मतलब होता है आम जनता के पेट पे लाठी मारना। और आज देखिए, आज वही सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, सारे राजनीतिक लोग गलती कर रहे हैं, फिर भी हम उनको जिता रहे हैं लालच के आड़ में। आपने बचपन में पढ़ा था कि लालच बुरी बला है, लालच मत करो, और बच्चों को भी शिक्षा देती हो। लेकिन जब इलेक्शन में वोट देने जाते हो तो सारी बात अलग कर देते हो। भाई, बिजली हमें फ्री मिलने वाला है, पानी हमें फ्री मिलने वाला है, बस हमें फ्री मिलने वाला है, और जाके वोट दबा देते हो। वो बंदा जीत जाता है, अपना फिर अगले इलेक्शन की तैयारी करने लग जाता है और आपको देखने तक भी नहीं आता। आपके सड़कें ख़राब है, आपका रोड ख़राब है, आपके क्षेत्र का जो है गंदगी फैली हुई, तो कोई किसी को प्रभाव नहीं पड़ता। बाद में पता क्या बताएंगे, ये तो म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन का है काम, जिसमें हमारा सरकार ही नहीं है। इनका तो यही तकिया कलाम बात होती है कि उस क्षेत्र में कोई और नेता है बैठा पड़ा है, उनसे कहिए, हमारा तो सरकार ही नहीं है, हम तो भाई जीते थे सिर्फ। तो हो गया ना वही बात। इसलिए सोच विचार के कार्य कीजिए, क्योंकि आज आधुनिक युग है, सोचने वाला युग है, समझने वाला समय है। पहले के लोग उससे भी काफ़ी तेज थे। केंद्र में पहली बार देखा गया कि गैर कांग्रेस सरकार की जनता पार्टी के रूप में अवसर प्रदान किया। तो जनता उस समय की बहुत समझदार थी। जब कांग्रेस ने उनके साथ गलत किया तो गैर कांग्रेस सरकार जनता पार्टी के रूप में जो है मौका मिला और जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके पश्चात केंद्र और राज्य दोनों में जो है प्राय नियमित सरकारें बदलती रही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, उस समय के लोग काफ़ी समझदार थे। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके चित्र जो दिख रहा है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पुराने समय में शिक्षा का स्तर कितना महत्वपूर्ण थी, बच्चे बैठ के ज्ञान का जो है अनुसरण करते थे। लेकिन आज जो है बिल्डिंग बन चुकी है, फिर भी जो है वो ज्ञान नहीं है जो इस समय के जो कहते हैं सिंपली जो है पैरों के नीचे शिक्षा दी जा रही थी। आखिर लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जब उनको अपॉर्चुनिटी इतनी मिली है तो शिक्षा का स्तर को जो है ऊंचा किया जाए। आपको पता है हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड, हर तरह की चीज़ें दी गई है, लेकिन फिर भी जो है शिक्षा का स्तर नीचा गिरता जा रहा है। तो ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। मैं इसलिए कहता रहता हूँ कि आस पास आप कहीं भी देखिएगा तो सिर्फ इसी बात का जो है रिप्रेजेंट होता है कि ये व्यक्ति शिक्षित नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ही कार्य कुछ कर रहा होता। साक्षरता नागरिक को न केवल चुनाव में भाग लेने एवं अपने मताधिकार का प्रभावी तरीके से प्रयोग करने हेतु आवश्यक है, बल्कि इसके और भी महत्वपूर्ण आयाम हैं। नागरिकों को देश के विभिन्न मुद्दे, समस्या, मांगें एवं हितों के प्रति जागरूक बनाती है और यह उन्हें सभी स्वतंत्रता एवं
समानता के मूल्य सिद्धांतों को बोध कराती है, क्योंकि कहते हैं शिक्षित व्यक्ति ही इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही समझदार होते हैं, उनके पास सारे समझ होती है। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो शिक्षित व्यक्ति भी जो है वो लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं और अपने विचारों से जो है अवगत नहीं होते, अपने सोच विचार नहीं लगाते हैं एवं सुनिश्चित भी करते हैं कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि समाज के सही हितों का प्रतिनिधित्व करें। अंततः सार्वभौमिक साक्षरता भारतीय लोकतंत्र के सफल कार्यशीलता की आवश्यक है। और देखा जाए तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार यद्यपि साक्षरता दर जो था 74% तक बढ़ गई और ये सरकार की सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। इस नीति के अंतर्गत जो है 8वीं क्लास तक बच्चों को पास करने का इन्होंने प्रावधान बनाया कि सभी बच्चों को जो है चाहे पढ़े चाहे न पढ़े उसको 8वीं कक्षा तक पास कर दीजिए, चाहे उनको लिखने आए चाहे न आए। इसके कारण क्या हुआ, 2011 तक शिक्षा का स्तर 74% पड़ गया, क्योंकि आपको देखिए जो भी बच्चा 8वीं पास होता है वो साक्षर जरूर कहलाएगा। तो भारत में बहुत लेकिन अच्छे कदम भी उठाए गए, जैसे कि बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करना, कपड़ों की व्यवस्था करना, पैसे सरकार भेजती है। तो ये सब करने के बाद जो है यहाँ पर शिक्षा का स्तर 74% हो गया। लेकिन सरकार ने कभी इस बात के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि जहाँ पर हम जो है लोगों को लालच दे रहे हैं वहीं पर लोगों को समझाएं कि बच्चे शिक्षित होंगे तो आपका भविष्य जो है शिक्षित होगा, आपका भविष्य सुरक्षित होगा। तो उन्होंने लालच दिया और लालच में क्या हुआ, माता पिता ने बच्चों को स्कूल भेजा लेकिन टीचरों ने क्या किया, उनको पढ़ाया नहीं। एक भाषण में भी किसी बच्चे ने मंत्री जी से पूछ लिया कि टीचर मोबाइल लेके क्यों जाते हैं, तो मंत्री जी सिर्फ हंस के रह गए, क्योंकि आपको पता है कि जब शिक्षा जब आप दे रहे हो तो मोबाइल का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता वहाँ पर। हाँ, कोई काम करवा रहे हो, कुछ दे रहे हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल देखा जाए तो क्लास में पढ़ाई कम और मोबाइलों से अधिक भेजते हैं काम। ये कैसे साक्षरता दर जो बढ़ेगी? अगर देखा जाए तो महिला साक्षरता दर अभी भी जो है 65.46% सीमित है, लेकिन अब अगर 2021, 22, 23 तक गणना किया जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी शिक्षा स्तर बढ़ गया होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि 8वीं क्लास तक तो सब बच्चे पास ही हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो है शिक्षा स्तर ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों को पास करने से नहीं होगा, उनका जो है नॉलेज को बढ़ाया जाए, उनको लिखने पढ़ने समझ की बात को बढ़ाया जाए। और मुझे तो कहीं हद तक ये भी लगता है कि सरकार की भी एक नीति है कि जो व्यक्ति समझदार नहीं होंगे, उनको समझ नहीं होगा, तो वो व्यक्ति बहुत ही आसानी से इनके इलेक्शन के झांसे में आ जाएंगे और उनको वोट देंगे। चलिए जो भी बात है ये आप खुद ही समझदार हो, इसका कारण क्या है मुझे नहीं पता है। इसका तो पता यह है कि देश की 1/4 जनसंख्या अभी तक निरक्षर है, जबकि महिलाओं में 3 से 1 महिला साक्षर है, यानी 3 में से 1 महिला सिर्फ साक्षर है। यदि बच्चों को बुनियादी शिक्षा मिले तो निरक्षरता की समस्या रुक सकती है। देखिए, बुनियादी शिक्षा का मतलब होता है स्टार्टिंग शिक्षा, जहाँ कहते हैं आप नर्सरी, ठीक है, नर्सरी हो गया, LKG हो गया, UKG हो गया। बच्चों की तो मेन एजुकेशन शुरुआत यहीं पे होती है, ठीक है। पहली दूसरी में तो बच्चों काफ़ी समझदार बन जाते हैं। तो देखा जाए तो 5वीं तक बच्चे को जो है मेन विकास होता है शिक्षा का। तो सरकार को जो है शिक्षा का स्तर जो है सरकारी स्कूल में भी ऊंचा करना पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाना पड़ेगा, टीचरों पर भी सख्ती बरतनी पड़ेगी, तब जाके भारत में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है। हाल ही में शिक्षा के अधिकारों को मौलिक अधिकार बना दिया गया। हमें आशा है कि इससे बच्चे की जो सार्वभौमिक शिक्षा में सहायता मिलेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है शिक्षा के अंतर्गत जो हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको कई भागों में मिलेगा। अगला भाग अगले टॉपिक में हम करेंगे। आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा जो अगला वीडियो होगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले पार्ट में इंतज़ार कीजिए।